मैं लाइव हिंदुस्तान वार्ता से उदय चंद्रवंशी एक बार फिर आप सबों का स्वागत करता हूं। मौसम के मिजाज को थोड़ा परखते हुए समझते हुए लाइव हिंदुस्तान ने अपने दर्शकों के लिए जाड़े की नजाकत को ध्यान में रखते हुए फिर से एक कोशिश की है कि इस मौसम के लिहाज से जो परेशानियां हमें आम जिंदगी में आती है, तो उन परेशानियों से हम कैसे निजात पाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय छाबरा जी, एक ऐसी चर्चित शख्सियत जो डायबिटोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही जाना पहचाना नाम, 20 वर्षों का अनुभव, साथ ही पूर्वी क्षेत्र के सबसे मॉडर्नाइज और एडवांस पैथोलॉजी लैब, जिनके लीडरशिप में सीजीएमएस एक्सपर्ट के रूप में जो जाने जाते हैं। साथ ही वो कई सारे राष्ट्रीय जर्नल और स्टेट कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने एज अ फैकल्टी अपने अनुभव को बांटा है, और साथ ही साथ जो छाबरा डायबिटिक सेंटर के चेयरमैन इंचार्ज हैं और रांची में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान लाइव के साथ आज डॉक्टर अजय छाबरा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, बहुत ही आम जन की बीमारी है, इसे सुख रोग भी कहते हैं, और ये सुख रोग मगर एक दिन हर आम इंसान को रुलाता है, तो जिसे डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटिक है क्या? डायबिटीज, जैसा कि आम लोग ब्लड शुगर के नाम से इस बीमारी को जानते हैं, डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर। किसी के शरीर में, किसी के ब्लड में अगर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं, उसे हम ब्लड शुगर की बीमारी कहते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि शुगर यानी कि ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ताकत देता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स में जाते हैं जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हमारा सारा ऑर्गन और हम खुद एक इंसान के रूप में जो भी कार्य करते हैं उसी एनर्जी से करते हैं जो ग्लूकोज के द्वारा दिया जाता है। जब ये ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, इसे हम डायबिटीज की बीमारी या ब्लड ग्लूकोज की बीमारी कहते हैं। राइट। पर ये हाई ब्लड शुगर क्या होता है? हाई ब्लड शुगर यानी कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड शुगर होना चाहिए वो हमारा खाली पेट का ब्लड शुगर 70 से 110 के बीच में होना चाहिए, और नाश्ते के बाद या दोपहर भोजन के बाद या रात भोजन के बाद ये शुगर हमेशा 140 के नीचे रहना चाहिए। तो कभी भी अगर हमारा खाली पेट का शुगर 110 से ज्यादा है या नाश्ता के बाद का शुगर 140 से ज्यादा है, तो हम प्री डायबिटीज या डायबिटीज की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ब्लड शुगर होने वाला है या ब्लड शुगर हो चुका है, जिसके लिए अलग से और भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं। और जैसे कि HbA1c टेस्ट, जो हमें बताता है कि हमें वाकई में शुगर हो गया है या होने वाला है, ताकि हम सही सावधानियां बरत सकें और सही खान पान रख सकें, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें या इसको नियंत्रण में रख सकें। अभी जिस अलग अलग श्रेणी की आप बात कर रहे थे, तो अक्सर सुनने में आता है टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज जो है, क्या किसी दीर्घकालिक जटिलता का ये कारण बन सकता है फॉर द लॉन्ग रन? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। टाइप 2 डायबिटीज हमारे शरीर के हर एक अंग को नुकसान पहुंचा सकता है, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट को। जो सबसे पहला अंग इससे नुकसान सहता है वो है हमारा किडनी। सबसे पहला किडनी है जिसपे ये टाइप 2 डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये डायबिटीज सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किडनी को पहुंचाता है। उसके बाद है हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे नस, हमारे पाँव के नस। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है, हमारी आंखें हो गई, रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो कि इस बीमारी के चपेट में नहीं आता है। हाई ब्लड शुगर, अनकंट्रोल टाइप 2 डायबिटीज हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, और इसके बहुत बुरे प्रभाव होते हैं। याद रखें, कभी भी किसी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स की मृत्यु हाई ब्लड शुगर की वजह से नहीं होती है। उसकी जान जाती है कार्डियोवैस्कुलर डिस्फंक्शन, हार्ट अटैक से जान जाती है, उसकी जान जाती है किडनी खराब होने से। तो ये सारे कारण होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज इन अंगों को खराब करता है, जो कि आगे चल के जानलेवा साबित होता है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज से थायराइड का क्या संबंध है, और थायराइड ग्रंथि एक्चुअली क्या होती है और कहाँ? ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये हमारे गले के आसपास, जहाँ मैं अपनी अभी अपनी उंगलियां रख रहा हूँ, इस जगह में एक थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है एक हार्मोन बनाना, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये एक तरह से हमारे शरीर को संचालित करता है।
हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है, किताबों में पढ़ा है और जाना भी है कि जिनमें भी डायबिटीज होता है उनमें थायराइड डिसफंक्शंस भी पाया जाता है। थायराइड की बीमारी अलग से नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकती हैं, लेकिन थायराइड और डायबिटीज बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो बहुत बार एक ही व्यक्ति में देखने को मिलती है, तो इसका परसेंटेज बहुत हाई है। तो थायराइड ग्लैंड गले में होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है और इसका क्लोज रिलेशन है डायबिटीज का। तो अभी हम लोग सभी डायबिटिक पेशेंट्स का टीएसएच स्क्रीनिंग जरूर करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको भी थायराइड की बीमारी तो नहीं है। राइट। डॉक्टर अजय छाबड़ा जी, हिंदुस्तान लाइव की तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने व्यस्तम क्षमों से कुछ समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए दिया और इतनी सही जानकारी, सटीक जानकारी, जो कि एक आम इंसान के लिए बेहद जरूरी होती है। और हमारे दर्शक आपके इन राय और विचारों को सुनकर आपके अनुभव से फायदा उठाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। एक बार पुनः लाइव हिंदुस्तान से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मौसम ठंड का है और शीतलहर ने पूरे देश में कहर मचा रखी। ऐसे मौसम में शायद सबसे ज्यादा परेशानी इंसान को अपने हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में आती है। कोई पुरानी चोट हो या नई चोट हो या बूढ़ा शरीर हो और जोड़ों का दर्द हो, तो अक्सर ठंड के मौसम में ये दर्द कुछ ज्यादा ही उभर कर आता है। तो अपने दर्शकों के इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस बार लाइव हिंदुस्तान वार्ता वेबिनार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के बहुत ही जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ, जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में जिन्हें महारत हासिल है और साथ ही हिल व्यू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रांची में अपनी सेवा डायरेक्टर के रूप में दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर नितेश प्रिया जी। सर, जैसा कि हम सबों को पता है कि ठंड के मौसम में हड्डी से जुड़ी परेशानियों में टीस थोड़ी ज्यादा उभरती है, महसूस ज्यादा होता है लोगों को। तो क्या हम समझ सकते हैं कि ऐसे मौसम में प्राकृतिक तरीके से हम अपनी हड्डियों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? ठंड में जितनी आर्थराइटिस है, जितनी तरह की, वो सारी आर्थराइटिस फ्लेयर अप कर जाते हैं या बढ़ जाते हैं वो। तो उन सब चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम उन जॉइंट्स को जो पहले से अफेक्टेड हैं उन पे दो चीज करें। एक तो उन्हें गर्म रखें, जितने भी जिस तरह से भी रख सकते हैं, या तो गर्म कपड़े पहन के या हॉट वाटर बैग या गर्म सेक करके। और दूसरा, उनका मूवमेंट, उनकी एक्सरसाइज चालू करें, क्योंकि आमतौर पर ठंड के दिनों में लोग एक्सरसाइज और बाकी सारी चीजें सब लिमिट हो जाती हैं। उनका मूवमेंट प्रिजर्व करें और उस जोड़ को गर्म रखें, ठंड से बचाएं। तो ये इन जनरल नॉर्मल प्राकृतिक तरीका है जी। पर सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी या रोग नहीं है, मगर फिर भी उम्र हमारी बढ़ रही है, बढ़ते उम्र में अगर हम बुढ़ापा की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ऐसे बढ़ते लंबे उम्र में अपने हड्डियों की देखरेख क्या किसी विशेष तरह की खान पान से भी संभव है कि हम अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर सकें? खान पान, प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स वो खाएं, जैसे दूध से बनी चीजें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स, व्हाइट मीट, वो आपको हेल्प करेगा। कैल्शियम के सोर्सेज, विटामिन डी तो सिर्फ धूप का सोर्स है, तो विटामिन डी धूप का जितना सेवन करें, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग सन, उसका सेवन करें, वो बहुत हेल्प करेगा। और इसके अलावा नियमित एक्सरसाइजेज, व्यायाम। अगर आपको किसी आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है तो उस स्पेसिफिक आर्थराइटिस के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अगर बहुत लोगों को घुटने की आर्थराइटिस है, और तो वैसे लोगों को जमीन पे बैठना बंद कर देना चाहिए, उन्हें सीढ़ियां अवॉइड करनी चाहिए, घुटने के आसपास की मांसपेशियों के एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वहां के मसल्स मजबूत रहे। सर, आपने दो बात कही, एक कैल्शियम की कमी और एक घुटने से जुड़ी परेशानी। आपके बातों से ही मैं पहला एक और सवाल लेना चाहूंगा कि अक्सर माताओं और बहनों में ये देखा गया है और जाना गया है कि कैल्शियम की बहुत कमी, ऐसा सुना जाता है, और हड्डी से जुड़ी प्राकृतिक समस्याएं ज्यादातर महिलाओं पर आती है। तो ऐसी क्या सावधानियां हमारी माताएं बहनें ले सकती हैं और किस उम्र में उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वो हड्डी से संबंधित रोगों से दूर रह सकें, बच सकें? सर, हर चीज का दो ही, अच्छा खान पान और एक्सरसाइजेस। हम एक ही ये दो लाइफस्टाइल में अगर इनकॉर्पोरेट रहे
तो हमेशा सब चीजें ठीक होंगी। फीमेल्स में या महिलाओं में ये ज्यादा होता है क्योंकि जो हार्मोन मेनोपॉज के बाद जो बॉडी का एनाबॉलिक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी काफी गिरावट आती है उस हार्मोन से, इसीलिए उस हार्मोन, तो जिसके कारण उनकी हड्डियों का जो डिग्रेडेशन होता है वो काफी तेजी से होता है हम लोगों के कंपेयर मेल्स के कंपैरिजन। महिलाओं के लिए क्या कोई उम्र सीमा भी होती है जहां से परेशानी बढ़नी शुरू होती है? 45 मेनोपॉज, जो मैं जैसे मैंने बोला मेनोपॉज जो यूजुअली 45 और 50 के बीच में आती है, उसी समय ये प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हड्डियों से जुड़ी ये सामान्यता, ये समस्याएं और सवाल जो हमारे दर्शकों के जहन में आती हैं, उन्हें बहुत ही सरल भाषा में आपने समाधान देने की कोशिश की, उसके लिए लाइव हिंदुस्तान के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार ठंड के मौसम में अपने दांतों की हम सुरक्षा कैसे करें, अपने चेहरे की सुरक्षा कैसे करें, इससे जुड़ी समस्याओं और समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के बहुत ही मशहूर और इस झारखंड प्रदेश के ओरल और डेंटल सर्जन, जो डेंटल और फेशियल कॉस्मेटिक के विशेषज्ञ हैं। कस्तूरी क्लिनिक में ये लोगों की सेवा कर रहे हैं और कस्तूरी मेडिसिमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर कुंदन तिवारी जी का। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। धन्यवाद। लाइव हिंदुस्तान से हमारे दर्शक जुड़े हैं और विशेषकर ठंड के इस मौसम में जहां हम पानी भी अपने मुंह में लगाने से डरते हैं, ऐसी स्थिति में ठंडे पानी हो या गर्म पानी हो, अगर दांतों के संपर्क में आता है तो परेशानी दोनों स्थिति में हमें समझ में आती है। तो डॉक्टर साहब, इस ठंड के मौसम में इस आम परेशानी से जो दांतों से जुड़ी होती है, इसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं और लोगों में कैसे जागरूकता हम मौखिक स्वच्छता के प्रति पैदा कर सकते हैं? स्माइल अच्छे दांतों और अच्छे मसूड़ों से ही प्रकट होता है। आप जितना सुंदर आपकी दांतों का रंग है, जितना सुंदर आपके मसूड़े का रंग है, उतना स्वस्थ आपका स्माइल दिखता है। जितना सुंदर आपका स्माइल है, उतना ही सुंदर आपका स्वास्थ्य जो है वो प्रतीत होता है। तो इसी वजह से आपको अपने मुंह की स्वच्छता रखना उतना ही अनिवार्य है जितना कि आपका स्वस्थ रहना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे पहले कोई भी चीज हम खाते हैं या कहीं प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले हमारी मुस्कान ही अपना एक इमेज छोड़ती है सामने वाले के सामने। जिस खाने पीने की डॉक्टर साहब बात आप कर रहे हैं, तो क्या कुछ विशेष सावधानियां भी लेनी चाहिए अपने दांतों से, मसूड़ों से संबंधित खाने पीने में? खाने पीने में विशेष सावधानी तो लेनी ही चाहिए। जैसे आज के दिनों में लोग चाउमीन यानी कि नूडल्स है ना, चिलीज, ब्रेड के बने हुए चीजें लाइक पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चॉकलेट्स अपने डाइट में ज्यादा उपयोग करते हैं। नॉर्मल खाने के जगह पे जैसे रोटी चावल इन सब के जगह पे लोग ज्यादा जंक फूड्स के तरफ जा रहे हैं, उनका सेवन ज्यादा है लोगों, है ना। तो ये स्टिकी होता है जो कि दांतों में, मसूड़े में चिपक जाता है, दो दांतों के बीच में चिपक जाता है। तो उसको खाने के बाद प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग यानी कि आप सिर्फ कुल्ला करें, अच्छे से गार्गिल करें, रिंस करें तो वो धुल जाता है। और सुबह शाम ब्रश करने से दिन भर का जितना भी जमा खाना जो हमारे दांतों में फंस गया है वो भी क्लियर हो जाता है। तो वो तरीका है इन सब चीजों को साफ रखने का। नॉनवेज खाने के बाद काफी लोगों को ये परेशानी होती है कि दांत में फाइबर्स जो रेशा होती है वो फंस जाता है, वो इमीडिएटली क्लीन कर लेना चाहिए टूथपिक्स या फिर फ्लॉस का इस्तेमाल करके। डॉक्टर साहब, खाने पीने से ही जुड़ी एक समस्या, या यूं कहें कि अगर मुंह से कोई दुर्गंध आती है तो क्या ये दांतों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है? मुंह से दुर्गंध आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण तो दांत और मसूड़े ही होते हैं। उनमें जमी जो गंदगी होती है, जो पीले रंग का, किसी किसी के मुंह में काले रंग का, ब्राउन कलर का, है ना, इस तरह के अलग अलग 2-3-4 कलर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि मुंह में गंदगी जमी है। तो इसको साफ कराना और करना, इसको नियमित रूप से साफ कराते रहना, जमने नहीं देना, मसूड़े को हेल्दी रखना, ये जो है लगभग 90% हमारे मुंह के दुर्गंध को पैदा होने से कम करता है। बाकी कुछ चीजें जो हमारे पाचन में अगर डिस्टर्बेंस है तो उसके वजह से भी मुंह में दुर्गंध हो सकता है। एक बड़ा ही कॉमन
बीमारी दांतों से संबंधित जो हम बचपन से सुनते आए हैं अपने पिताजी से या घर में बड़ों से कि पायरिया हो गया है दांतों में। तो ये पायरिया क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक कॉमन शब्द है जो कि मसूड़े से जुड़े बीमारी को हम लोग दर्शाते हैं, जो आम लोगों में इसको बताने और समझाने का एक तरीका है ना। लेकिन पायरिया हमारे जो इम्प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि जो हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, उसके वजह से खाना जो कंटिन्यूअसली एक धीरे 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 2-3-4 सालों में जमता है, और जमते जमते वो एकदम परत दर परत इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे मसूड़े को इन्फेक्ट कर देता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने लगते हैं, जिनके वजह से मसूड़ा जो है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ब्लीड करता रहता है, जो कि हमें पता ही नहीं होता है कि वो ब्लीड कर रहा है। और यही जो स्मॉल माइक्रो ब्लीडिंग है, यही हमारे मुंह में मेन दुर्गंध का कारण है, और मसूड़े का सड़न का भी कारण यही है। तो पायरिया सिर्फ हमारे दांतों को कमजोर नहीं करता है, जिस हड्डी में, जिस जबड़े में नीचे और ऊपर दोनों में जो हमारे दांत गड़े हैं, मतलब बैठे होते हैं, उस बोन की डेंसिटी को, उसके थिकनेस को भी कम करता है, जो फ्यूचर में जाकर के दांत हमारा स्वतः गिर जाता है। तो ऐसा बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। कुछ लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि मेरे दांतों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, खुद ब खुद गिर गया। लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद ब खुद गिर जाए। यूं समझिए एक वृक्ष खड़ा है और वो वृक्ष एक दिन स्वतः सूख जाए, तो क्या वो बिना कारण तो नहीं सूखेगा, है ना। उसी तरह एक दांत अगर स्वतः गिर जाए खुद ब खुद स्वस्थ होने के बावजूद, तो कारण तो उसके पीछे है, जो कि छोटा तो नहीं है। बिल्कुल। इससे बचने के लिए क्या हमें दांतों की नियमित सफाई दिन में कितनी बार या 24 घंटे में कितनी बार करनी चाहिए? और सफाई के साथ साथ आप जैसे जिनको एक्सपीरियंस है दांतों से जुड़ी समस्याओं, तो वैसे डेंटिस्ट डॉक्टर्स के पास जाकर कितने अंतराल में अपने दांतों की परीक्षण करानी चाहिए? आमतौर पे 6 महीना से 6 मंथ टू 8 मंथ्स, या फिर यूं कहें साल में एक बार कम से कम एक डेंटल चेकअप तो लेना ही चाहिए। ऑलमोस्ट अभी के समय में देखें तो लगभग हर एरिया में एक डेंटिस्ट आपको मिलेंगे। अगर आपको दूर जाने में परेशानी है तो अपने घर के नजदीकी डेंटिस्ट से एक परामर्श तो ले ही सकते हैं कि मेरे दांतों में कोई सड़न शुरू तो नहीं हुआ, मेरा मसूड़ा ठीक है, या फिर उनसे मिलकर के डॉक्टर साहब से उनसे मिलकर अपने दांतों की एक नियमित जांच और सफाई करवाते रहें, ताकि आपका दांत और आपका मसूड़ा दोनों ही स्वस्थ रहे, और बाकी परेशानी जो है उनसे आप में थोड़ा तो कमी आए, है ना। तो ये चीजें करते रहें। नियमित रूप से ब्रश करने का जो तरीका है वो 12 घंटे का डिफरेंस में होना चाहिए, यानी कि 12 आवर्स टू 12 आवर्स। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है कि हम सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले अगर हम नियमित रूप से ब्रश करते हैं, है ना, तो हमारे दांतों का जो समस्या है वो लगभग 90% घट जाता है। डॉक्टर साहब, ब्रश करने के तरीके से ही जुड़ी एक शंका जो मेरे मन में आती है कि दांतों की ब्रशिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, दांत दिखने में तो बहुत हार्ड होता है ना, और इनेमल जो है हमारे शरीर का एक सबसे हार्ड जो पार्ट है उसमें भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ब्रश जो है वो सॉफ्ट है, हम उसके ऊपर लगातार अगर ब्रश करते रहते हैं और ये सोच के कि दांत तो हमारा बहुत मजबूत है ना, ब्रश तो एकदम पतला है तो दांत हमारे घिसेंगे नहीं, दांतों में कोई नुकसान नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। एक बचपन से हम लोग कहावत सुनते आ रहे हैं एक चीज है कि कुएं पे बार बार रस्सी आने जाने से भी कुएं का सतह जो है वो घिस जाता है और उस पर रस्सी की निशान हो जाती है। तो दांतों के साथ भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर भी स्वतः एक निशान बन जाता है और मसूड़े और दांतों के बीच में एक कटोरे नुमा घिसावट हो जाती है, जो कि बाद में कनकनाहट, फिर दर्द, इस तरह की चीजें समस्याओं को उत्पन्न करती है। इसलिए ब्रश हमें एकदम नॉर्मल जेंटल मसूड़े में रख करके एकदम सर्कुलर मोशन में नीचे के तरफ अगर लेकर के जाएं ऊपर के दांतों को और उस तरफ ब्रश करें तो मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे
और दांत भी स्वस्थ रहेगा, क्लीनिंग भी होगा। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज के ब्रश मार्केट से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आप कोई भी ब्रश लेंगे तो हर ब्रश इफिशिएंट होता है एक प्रॉपर क्लीनिंग के लिए। और अगर आपको स्पेसिफिक ब्रश मिल जाता है आपके हिसाब से तो बहुत बढ़िया। नीचे के दांतों को नीचे से नीचे का मसूड़े में कांटेक्ट में लेकर के ऊपर की तरफ अगर करके ब्रश करें तो ज्यादा अच्छा ब्रशिंग इफेक्ट आता है हमारे मुंह में। उतना ही जितना के सामने ऊपर नीचे घिसने से जो राइट लेफ्ट करके जो ब्रशिंग करते हैं उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव इस टेक्निक से हम अपने दांतों को क्लीन कर सकते हैं। दूसरा कि जब भी हम ब्रश करें अपने टंग को क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि उस पे भी जो कुछ हम खाते हैं उसका टार्टर जो है वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर भी जमा होता है। तो अगर उसके ऊपर एक सतह जमती चली जाएगी तो जीभ है, टेस्ट इफेक्ट होता है। टेस्ट इफेक्ट होगा तो आपकी बॉडी में आपके खाने पीने के स्वाद रुचि में बहुत इफेक्ट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुंदन तिवारी आपका। और लाइव हिंदुस्तान की यही चाहत कि आपकी वजह से कभी खत्म ना होने पाए चेहरे की मुस्कुराहट, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलती है ये कुदरती आहट। तो हमारे चेहरे की मुस्कान आप जैसे दंत विशेषज्ञों की वजह से बने रहे, ये लाइव हिंदुस्तान की शुभकामना। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लाइव हिंदुस्तान वार्ता में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवाश्मी नागिल, एमबीबीएस हैं वीएस हॉस्पिटल अहमदाबाद से, साथ ही ईएनटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं नानावती हॉस्पिटल मुंबई से, और इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में, कान की सर्जरी में, माथे और गले के कैंसर सर्जरी में इन्हें विशेष महारत हासिल है। बहरहाल ये मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और आज हिंदुस्तान लाइव वार्ता में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम में अक्सर एलर्जी से संबंधित बहुत तरह की परेशानियां आम इंसान को होती है। तो किसी भी तरह की अगर एलर्जी हो तो उसके उपचार के लिए सर्जरी कितना प्रभावी है आपके नजरिए से? देखिए, एलर्जी एक तरीके का मेडिकल प्रॉब्लम है। सर्जरी से एलर्जी का उपचार इज नॉट पॉसिबल। एलर्जी एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें आपकी बॉडी एक एंटीजन को रिस्पॉन्ड कर रही है। कभी धूल उड़ रही है, आपको छींक नहीं आ रही है लेकिन मुझे छींक आ रही है, तो दैट इज माय बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू धूल एज एन एंटीजन। उसको एक फॉरेन बॉडी मानते हैं। कभी भी अगर कोई ये बोलता है कि हम सर्जरी से आपकी एलर्जी ठीक कर देंगे तो दैट इज नॉट राइट। वो सर्जरी से एलर्जी नहीं ठीक कर सकते हैं। एलर्जी के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ सकती है। जैसे साइनसेस में अगर कभी गंदगी भर गई है, कभी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उनके लिए सर्जरी जरूरी होती है। लेकिन टू बिगिन विद कि एलर्जी आपकी उससे ठीक हो जाएगी, ये चीज बोलना था। एक बहुत ही कॉमन टर्म हम लोग अपने घरों में बचपन से सुनते आ रहे हैं, साइनस। तो ये एक्चुअली में साइनस है क्या और इसका इलाज क्या है? देखिए, साइनस हम लोगों के चेहरे के अंदर नॉर्मल चीजें होती है, नॉर्मल एनाटॉमी होती है। बेसिकली एयर फिल्ड गैप्स होते हैं, हवा भरे हुए गुब्बारे होते हैं लेकिन हड्डी के अंदर। दोनों साइड गालों में होते हैं, ऊपर होते हैं और नाक के पीछे होते हैं। इनका काम होता है हम जो सांस ले रहे हैं उस चीज को गीला करना, उसको गर्म करना, और हेड का और भी बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं साइनसेस। प्रॉब्लम ये है कि साइनस बेसिकली खाली होते हैं। कभी आप सीटी स्कैन में कराएंगे तो उनके अंदर हवा भरी रहती है। कभी भी अगर उसमें हवा के अलावा कुछ है, अगर एलर्जी के कारण पानी भर गया है, म्यूकस भर गया है, या म्यूकोसा सूजकर उसके अंदर भर गई है, या कोई इन्फेक्शन है, पस है, फंगस है, तब साइनस का प्रॉब्लम चालू। क्योंकि इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्कल बेस से वो बहुत क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। आंख के पास है, स्कल के नीचे है, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो फिर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। इसीलिए साइनसेस को थोड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। अगला सवाल बहुत ही कॉमन है और गले से जुड़ी हुई है, और चूंकि एंकर होने की वजह से गले का भी हमारा काम रहता है बहुत ही ज्यादा, और इस मौसम में हर एक इंसान इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है कि गले की दर्द की देखभाल हम कैसे करें और इससे कैसे हम सुरक्षित रख सकें। पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि नाक, कान और गला तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो अगर आपका गला बार बार खराब हो रहा है या गला सीजनल चेंजेस हो रहा है, तो वो हो सकता है कि नाक से जुड़ा हो। कितनी बार होता है कि नाक के पीछे जो हमारा लिम्फोइड टिश्यू होता है उसमें इन्फेक्शन रहता है एंड इट कीप्स ऑन ड्रिपिंग इन योर थ्रोट। हमेशा नाक के पीछे पोस्ट नेजल ड्रिप बना रहता है, जिसकी वजह से आप एंटीबायोटिक लेंगे, 5 दिन 6 दिन ठीक रहता है, फिर अगेन वापस से आपका गला खराब हो जाता है। तो पहली चीज है कि नाक में अगर हम चाहें तो योगा के अंदर एक चीज होती है जल नीति, वो काफी सादगार रहती है, क्योंकि बेसिकली नाक की अगर हम वॉश करते रहेंगे, नाक की वॉशिंग करते रहेंगे विद ल्यूकवार्म वाटर या विद नॉर्मल सॉल्ट वाटर, उससे काफी सारी बीमारियां हैं जो हमारे योगा में भी हमें बताया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो वो चीज, ना आपको साइनस का परेशानी होगा ना आपको गले दर्द का परेशानी। दूसरी चीज है ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई। बहुत लोग रहता है गुटखा तंबाकू ब्रशिंग ढंग से नहीं करना, तो ओरल हाइजीन का भी गले के इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा रिलेशन है। अगर मुंह आपका गंदा रहेगा तो गले में बार बार इन्फेक्शन होगा, उस चीज को फिर कोई नहीं रोक सकता। नोज और ओरल हाइजीन ये दो चीजें ऐसी हैं जो गले का बार बार इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इवन बच्चों के अंदर भी ये चीज हम चालू कर सकते हैं। अगली बीमारी बहुत ही कॉमन आमजनों में जानी जाती है। अक्सर हम एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा थायराइड कैसा है, अगर कोई भी मोटा शख्स हमें दिखता है। तो ये थायराइड है क्या, और थायराइड की क्या कोई सर्जरी होती है, और अगर होती है तो ये कितनी कारगर है? जी, बेसिकली थायराइड एक हमारा हार्मोन पैदा करने वाला ग्रंथि होता है जो गले में यहाँ नीचे की तरफ होता है, बटरफ्लाई शेप होता है। वो हार्मोन निकालता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीजें वो रेगुलेट करता है। नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है, भूख लगना, सोना, बाल का स्थिति कैसा है, स्किन का स्थिति कैसा है, बहुत सारी चीजें वो रेगुलेट। तो थायरोक्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और वो एक छोटी सी ग्रंथि बनाती है जो गले में रहती है। अब उसका दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक बीमारी होती है कि मेटाबॉलिकली थायराइड ग्रंथि जो है वो या तो कम हार्मोन बना रही है या ज्यादा हार्मोन बना रही है, वो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहुत चीज से रिलेटेड है, एज वाइज, स्ट्रेस वाइज, तो वो किसी को भी हो सकती है। जनरली मिडिल एज औरतों में ये चीज कॉमन होती है, थायराइड की बीमारी। उस केस में हम जनरली दवाई देते हैं, या तो थायराइड अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए दवा दी जाती है, और अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए दवा। दूसरी तरह की बीमारी होती है जिसमें थायराइड साइज में बढ़ गया है या गांठ हो गई है, या बहुत तरह किसी को थोड़े भी थायराइड के अंदर खाने में तकलीफ हो गई कि अंदर की तरफ बढ़ गया है, उस पार्ट में हम लोग सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि कब सर्जरी करनी चाहिए, कि क्या सर्जरी करने से पेशेंट को फायदा होगा, या उसे थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं या नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज जो आपने मुझसे पूछी वो है कि क्या उसकी सर्जरी कारगर है। देखिए, सर्जरी किस चीज के लिए की जा रही है, अगर कैंसर है और सर्जरी कर रहे हैं तो 100% वो कारगर है। जो कॉम्प्लिकेशन रेट पहले, आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, अब उससे बहुत बहुत कम है वो कॉम्प्लिकेशन रेट, क्योंकि जो भी सर्जरी हम कर रहे हैं, अगर नस के आसपास हम लोग काम करते हैं तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं या दूरबीन यूज करते हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा विजुअलाइजेशन मिलता है। तो जितनी भी नई टेक्निक है उन सबके साथ में सर्जरी की जाती है। तो अगर कोई ये भी बोलता है कि आपको सर्जरी करानी है तो उस चीज से डरना नहीं। थायराइड की सर्जरी 100% तक कंप्लीट रिजल्ट देगी। डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गर्दन और माथे के कैंसर की सर्जरी में आपको विशेष महारत हासिल है और बहुत अनुभव है। तो क्या सिर और गर्दन के कैंसर की सर्जरी एक आम इंसान के लिए सुरक्षित है? मुंह और गले का जो कैंसर है, सबसे कॉमन जिन लोगों में देखा गया है वो तंबाकू चबा रहे हैं या अल्कोहल कंजम्पशन जिनका है। मुंह में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, इंक्लूडिंग गाल के अंदर, लिप्स के अंदर, तालू के अंदर, गले में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। तो हर चीज का अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट है। अगर टंग का कैंसर है, जुबान का कैंसर है, तो जनरली सर्जरी अर्ली स्टेजेस के अंदर बहुत ही 100% उससे आप रिलीफ मिल सकते हैं बिना विदाउट इवन रेडिएशन। अगर छोटा है तो बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर में सर्जरी करनी है और उसका आउटकम क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेज में पकड़ा गया है। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया है तो सर्जरी 100% तक ट्रीटेबल विदाउट इवन कीमोथेरेपी, विदाउट इवन रेडिएशन।
लेकिन अगर आप उसी चीज को एडवांस करके आ रहे हैं कि बहुत 1 साल तक या 2 साल तक उसको नेग्लेक्ट किया गया है और उसके बाद में उस चीज का इलाज अगर चालू होगा, तब तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि मुंह ऐसी चीज है जो आप खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कांच में जाके आप देख सकते हैं। अगर मुंह में छाला है तो उसको जाके दिखाइए। अगर कोई बोल रहा है आप बायोप्सी करवाइए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज करने बोल दी है। बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, छोटा सा टुकड़ा लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कंफर्म करने के लिए कि उसमें कैंसर है या नहीं, और अगर कैंसर है तो फिर आपको आगे का इलाज बताया। बहुत सारा मेरे इस तरह के भी पेशेंट होते हैं जिनको बायोप्सी बोलते ही वो लोग डर जाते हैं कि कैंसर ही निकलेगा। बायोप्सी इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। टेस्ट कर रहे हैं हम देखने के लिए कि कैंसर है या नहीं। हेड एंड नेक कैंसर का आउटकम उसका कब पता चल रहा है उसके बारे में, तभी जाके हम उसके आगे के बारे में बता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। हमें पूरा विश्वास है कि आपके इस विश्लेषण से और जो हमारे शंका और समाधान आपने दिए हमारे सवालों का, इससे हमारे लाइव हिंदुस्तान के दर्शक जो हैं बेहद फायदेमंद होंगे और उनकी जिंदगी से जुड़ी इन तमाम परेशानियों को तुरंत एक छोटा सा हल निकालने में वो जरूर कारगर होंगे। एक बार पुनः लाइव हिंदुस्तान के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाड़े की इस विषम परिस्थिति में भी अपने हड्डी से जुड़े रोगों को हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, संभल कर रह सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुझाव और अपने अनुभव को बांटने डॉक्टर अपूर्वा रंजन, जो MBBS हैं VS हॉस्पिटल अहमदाबाद से, पोस्ट ग्रेजुएट हैं ऑर्थोपेडिक्स मुंबई से, और साथ ही स्पाइन सर्जरी के विशेष महारत इन्हें हासिल है। बहरहाल मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये अपनी सेवा दे रहे हैं और हिंदुस्तान लाइव वार्ता में ये हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अपूर्वा रंजन जी। नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान वार्ता में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अपूर्वा रंजन से ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि जाड़े के मौसम में यूजुअली हड्डियों से जुड़ी बहुत सारी शिकायतें आती है। हड्डियों के जोड़ में दर्द, या अगर हड्डी टूट गई है और वो रिकवरी स्टेज में है तो भी जाड़े के मौसम में दर्द कुछ ज्यादा उभर सा जाता है। तो डॉक्टर साहब, हम इस मौसम में हड्डी से जुड़े अपने विभिन्न रोगों को कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअली जाड़े के टाइम क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रिड्यूस रहता है, क्योंकि जो भी पेरिफेरीज होते हैं वो कोल्ड होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन उन सब जगह पे कम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई जोड़ का दर्द है, कोई आपको गठियावाद, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी गठियावाद में घुटने के अंदर कुछ खराबी है या हिप में कोई खराबी है, तो उसमें जब भी आप चलते हैं तो इन्फ्लेमेटरी मेटाबोलाइट्स कलेक्ट होते रहते हैं, पर नॉर्मल सर्कुलेशन में वो वॉश आउट हो जाता है। जाड़े के टाइम या हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है कि यही चीज कम हो जाता है, तो आपका जो इन्फ्लेमेटरी मेटाबोलाइट जो लगातार बन रहा होता है चलने के टाइम या जॉइंट यूज करने के टाइम में, वो वॉश आउट नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए जाड़े के टाइम वो दर्द बढ़ जाता है। तो इसमें मतलब बेसिकली जाड़े का कुछ नहीं है, आपको प्रॉब्लम है तो जाड़े के टाइम को ज्यादा फील हो रहा है वो प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन है बेसिकली कि जो प्रॉब्लम है वो खोज के ट्रीट करना पड़ता है। नॉर्मली आप सुनोगे गठियावाद वाले लोगों को, जैसे मान लीजिए रोमैटिक आर्थराइटिस हो गया या बूढ़े उम्र में ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, तो इन सब लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको सालों भर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जिस जाड़े पे आप वो नहीं कर सकते हो कि जाड़ा निकल जाए फिर गर्मी तो ठीक ही है, क्योंकि जॉइंट तो लगातार खराब हो रहे हैं। एक बात जो पूरी देश की जनता जानना चाहती है, और खासकर हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस बीमारी से ग्रसित थे, इसके बाद इस बीमारी की चर्चा हर एक आम इंसान करने लगा कि नी रिप्लेसमेंट। तो ये नी रिप्लेसमेंट या टोटल री रिप्लेसमेंट, ये क्या है और कितना उचित है? देखिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। आफ्टर स्टेज 3 और 4 आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। विद स्टेज 4 जो भी बचता है वो होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। उसमें क्या होता है कि जो घुटने की परत जो खराब हो जाती है उसको हटा के उसके जगह इम्प्लांट आता है वो लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से पेन कम हो जाता है। पर सिर्फ नी रिप्लेसमेंट ही रास्ता नहीं होता है। अगर पेशेंट जल्दी आता है हमारे पास
और मान लीजिए ग्रेड 3 है, तो हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि नी रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे घुटना जो होता है वो जब भी घिसता है ना तो पैर अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ऑस्टियोटॉमी करके पैर सीधा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है घुटना जो है वो आपका बच जाता है, क्योंकि जो भी आपका नी रिप्लेसमेंट होता है वो आपको 15 साल बाद वापस से कराना पड़ता है, ठीक है ना। नी रिप्लेसमेंट इज अ फाइनल सर्जरी, मतलब एट द डिफरेंट एजेस लगता है, आपको 80 पे लग रहा है कि 60 पे लग रहा है वो डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना बाद में कर सके ताकि सेकेंड और रिविजन की जरूरत ना पड़े। और इसी रिप्लेसमेंट वाली परेशानी से अगर एक सवाल और अगर हम उठाएं तो किसी भयानक एक्सीडेंट की स्थिति में या वृद्धावस्था में जिनकी एज ज्यादा है और उस समय अगर वो टूट फूट की कोई शिकायत होती है तो अक्सर हिप रिप्लेसमेंट वाली बात हम लोग सुनते हैं। तो ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या है और ये कितना सुरक्षित है एक आम इंसान के लिए? सारी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि ये सब सर्जरीज में बेसिकली इम्प्लांट्स होते हैं। इम्प्लांट्स अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, वो बोन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी पूरे सक्सेसफुल होती है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी पूरी सक्सेसफुल। जो आप बोल रहे हैं कि बूढ़े लोगों को गिर के जो टूटते हैं वो वाला रिप्लेसमेंट अलग होता है, दैट इज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। उसमें क्या होता है कि हिप रिप्लेसमेंट में भी दो सरफेस होता है, एक हिप का जो फीमर का साइड होता है वो होता है और एक एसिटाबुलम होता है। तो जब दोनों को बदलते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जब अपन सिर्फ एक साइड को बदलते हैं, जैसे बूढ़े लोग गिरते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जो फीमर नेक होता है वो टूट जाता है, और आफ्टर एज अगर फीमर नेक टूटता है तो वो जुड़ता नहीं। तो इसलिए उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, अपने को पूरा गोला बदलना पड़ता है। तो जो गोला बदलते हैं बूढ़े लोगों का दैट इज हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। वो छोटा ऑपरेशन होता है, टोटल नी हिप रिप्लेसमेंट ज्यादा बड़ा ऑपरेशन होता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट मोस्टली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के साथ करना पड़ता है, इनका पूरा जोड़ खराब हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दोनों परतें बदलनी पड़ती है, और सारी रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी सेफ। हम समझ सकते हैं कि हड्डी से जुड़े जो भी रिप्लेसमेंट या सर्जरी होती है वो कितनी सिंपल आपके लिए है पर एक आम रोगी के लिए बड़ा ही क्रिटिकल होता है। और ऐसे ही एक क्रिटिकल एक बीमारी कहें या मेडिकल टर्म में कहा जाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जोड़ की मरम्मत। ये क्या होता है और ये कितनी प्रभावी है? देखिए एसी जॉइंट जो होता है ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे एक्रोमियन होता है और क्लाविकल होता है, और नीचे एक बोन होता है कोराकॉइड। तो कोराकॉइड के पास से दो लिगामेंट आते हैं, ये अपने क्लाविकल में आके जुड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपने को यहाँ का डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए वो दो लिगामेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको चोट लगने के भी ग्रेडिंग्स होते हैं। तो ग्रेड 3 के बाद, 3 मतलब होता है विद सेपरेशन मोर देन एसी जॉइंट का जितना ब्रेथ है उससे ज्यादा का सेपरेशन हो चुका है उतना, तो उसको ग्रेड 3 बोलते हैं। तो ग्रेड 3B के बाद ही उसका ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। उससे पहले वाले को ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, रिजल्ट सेम होता है ऑपरेशन करना नहीं करने का। और ग्रेड 3B के बाद जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो बेसिकली उस जॉइंट में पेन ना हो, क्योंकि ये वाला जॉइंट पे ही आके डेल्टॉइड का इंसर्शन आता है, तो आर्म मूवमेंट में पेन होता है, तो वो पेन ना हो उसके लिए करते हैं। और दिस इज ऑल्सो वेरी मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर। छोटा सा चीरा लगता है, छोटा सा चीरा लगता है और उसमें फिर वहां पे टेप लगा के और एंडो बटन से उसको फिक्स कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अपूर्वा रंजन, आपने लाइव हिंदुस्तान वार्ता में इतना समय निकाला और जाड़े के इस मौसम में हड्डी से जुड़ी जो विसंगतियां हैं या जो परेशानियां हैं उनसे निपटने के लिए आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया। इसके लिए लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइव हिंदुस्तान वार्ता में इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गंगाधर महापात्र, गोल्ड मेडलिस्ट हैं न्यूट्रिशन में, साथ ही MBBS हैं, बहुत ही ट्रेंड और अनुभवी हैं लेप्रोस्कोपी में, हिस्ट्रोस्कोपी में और साथ ही अल्ट्रासोनोलॉजी में। कंसल्टेंट हैं JP हॉस्पिटल धनबाद में अपनी सेवा दे रहे हैं, एक्स डायरेक्टर CCL के और प्रोफेसर और एग्जामिनर हैं विद्यासागर यूनिवर्सिटी और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये हमारा सौभाग्य कि इतने अनुभवी डॉक्टर आज
लाइव हिंदुस्तान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सामान्य स्त्री संबंधी रोग विकार क्या होते हैं? ये हम लोग बोलते हैं जो मेटर्नल सिस्टम से जुड़े हुए जो बीमारी आते हैं, अगर बोले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लगभग जो बीमारी आते हैं, हो सकते ये दूसरा बीमारी का कोई इफेक्ट हो सकते, अगर ये डायरेक्ट जो यूटेराइन और जो इसको साथ लगे हुए हैं उसका जो बीमारी हम लोग इसी को बोले वोमेन्स डिजीज। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल अगला ये है कि हमारी माताओं बहनों को स्त्री रोग से संबंधित जो रोग होते हैं उसके लिए किस उम्र से उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए? ज्यादा ध्यान रखना है जब वयस्संधि बोले ना, जब कैशोर आते हैं, एडोलेसेंस, फर्स्ट एडोलेसेंस, तो स्टार्ट ऑफ एडोलेसेंस बता देगा कि मदरहुड कैसे चलेगा, और ज्यादा कुछ डेफिसिट है तो उसमें पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए पहला ध्यान देना, जब उसको पहला माँ बनने का जो सिम्टम देते हैं, पहला जो मेंस्ट्रुएशन आते हैं, सो इट इज द राउंड अबाउट 10 to 12 years। इस टाइम एक बार चेक होना चाहिए, अगर मेंस्ट्रुएशन सही है कि नहीं उसमें पकड़ा जाएगा। उनका हार्मोनल को डेफिशिएंसी है तो उसी टाइम पकड़ा जाएगा। हार्मोनल डेफिशिएंसी उसी टाइम ट्रीटमेंट शुरू करे तो सही डेवलपमेंट हो जाएगा। इसीलिए एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब उसको मेनर्की आते हैं, जो पहले मेंस्ट्रुएशन आते हैं, 10 से 12 साल उम्र में एक बार चेक होना चाहिए। दूसरा है जो प्रेगनेंसी और मदरहुड का उम्र है, उस टाइम में जस्ट बिफोर मैरिज एक बार होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मदरहुड के दौरान तो चेकअप है। तीसरा है जब उसको मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाते हैं, इसका अगल बगल, दैट इज राउंड अबाउट 35 to 40 years, उस टाइम में चेक होना चाहिए। अगर मेनोपॉज का दौरान कभी कभी कोई डेंजरस सिग्नल आते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग आ जाते हैं और दर्द आ जाते हैं, तभी चाहिए। अगर फिर भी एक बार चेक होना चाहिए जस्ट आफ्टर बर्थ, बिकॉज कोई जन्म से कोई डिफेक्ट आता है, इसको हम बोले कंजेनिटल डिफेक्ट, उसी टाइम जो नियोनेटोलॉजिस्ट उनको अटेंड करते हैं उसी टाइम किया जाएगा कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं, तो इसी के दौरान हो जाएगा। कभी कभी इंटरसेक्ट हो सकता है। आज के दुनिया में हम लोग इंटरसेक्ट को पूरा हिजड़ा ग्रुप में फैल देते हैं, लेकिन अभी वो ट्रीटमेंट आ गया कि वो जो बन गया बच्चों, उसको जो खुश है वो मेल बने की फीमेल बनेगा, ऐसा ही सोसाइटी में अडॉप्ट कर सकता हूँ बाई सर्जरी एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट। इसीलिए बोले कि एट द बर्थ टाइम भी चेकअप होना चाहिए। okay. अभी देखे हिजड़ा को हम लोग अनसोशल बना देते हैं, तो उसका खुशी जो होता है वो मेल होके एडॉप्ट करेगा कि फीमेल होके करेगा, ऐसे ही हम लोग सर्जरी और हार्मोन ट्रीटमेंट भी हो पाते, क्योंकि उन्हें अपने खाते हैं, दूसरे को खिला देते हैं, अपने खाते नहीं। इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, हमारी माताओं और बहनों के लिए क्या क्या स्वस्थ आदतें होनी चाहिए, और पोषण, उनके शरीर का न्यूट्रिशन कैसे हाई हो, ये कैसे वो मेंटेन कर सकते हैं? पहले है हम लोग बोलते हैं, पहला है टाइमली खाना देना, नंबर 1। जो हम लोग सारे दिन में 4 दफे को हैबिट है, 4 दफे खाना, हमें बोलते हैं बच्चे को साथ खाना। ये एक मेंटल स्थिति है जिसमें बच्चे को साथ मदर को रिलेशन बहुत भी अच्छा बन जाते हैं। ये हम लोग एडवाइस करते हैं बच्चे को साथ शेयर करें। अगर ज्यादा महंगा कुछ नहीं है, मिक्स्ड वेज सिस्टम, मिक्स्ड वेज सबसे बढ़िया चीज है और चीप है। अगर हम जैसे न्यूट्रिशनल जो आर्टिकल्स है लोकली अवेलेबल, जहां यहाँ फलते हैं, फ्रेश से फ्रेश बना है खाना, जो बनाएगा फ्रेश से फ्रेश बनाएगा, जब तक वो हट रहते गर्म रहते तब तक खाना ही। इसीलिए हेल्थ हैजर्ड्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अगर छोटा छोटा प्रोटीन का सोर्स हम लोग जो बोलते हैं, वो जहां ग्रैन्युलर है ना, दाल में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा है, नहीं नेसेसरी कि हम लोग को अंडे देने पड़ेगा, मिले तो अच्छा है, लेकिन कम से कम दाल देना चाहिए। जैसे सोचिए विटामिन चाहिए, कच्चा विटामिन हम लोग दाल सब्जी कलाई जो है उसको हम लोग जर्मिट कर लेते हैं, उसमें विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा है, नॉट नेसेसरी विटामिन सी किनने पड़ेगा। अगर हम लोग सबसे बड़ा जो आइडिया देते हैं एंटीऑक्सीडेंट आइडिया, सबको जानकारी हो गया, सीधा से सीधा रियल फैक्ट यही है, एंटीऑक्सीडेंट कभी कैप्सूल में नहीं मिलता है, इट इज नॉट फंक्शनेबल इन द बॉडी। एंटीऑक्सीडेंट हर टाइम फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश खाना में मिलते हैं।
जब उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं उसका एंटीऑक्सीडेंट खो जाता है। लेकिन हम लोग अभी बोलते ना, जो आयरन कैप्सूल का किराया था 1 रुपया, अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दे उसको किराया कर दिया 30 रुपया। एक्चुअली इट इज वैल्यूलेस। बोलिए जिसका एंटीऑक्सीडेंट चाहिए सुबह सुबह फ्रेश ऑक्सीजन में जाइए, वो नेचुरली आते हैं। 35 रुपया के कैप्सूल का जरूरत कुछ नहीं है। दिस इज एंटीऑक्सीडेंट डाइट है, जो बोलते हैं हम लोगों को मैंने परमाणु बढ़ाते हैं, लिविडिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द बॉडी, तो हम लोगों को ऐसे ही बढ़ाते हैं। इसीलिए हम बोले कि उसको अपॉर्चुनिटी, जो सुबह का जो हवा उसको अपॉर्चुनिटी लीजिए, बिफोर सनराइज उसको अपॉर्चुनिटी लीजिए, खुला हवा में रहिए, फ्रेश वेजिटेबल खाइए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाइए, जितना संभव बासी, प्रोसेस्ड और फ्रीज्ड खाना अवॉइड करना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गंगाधर महापात्र जी, आपके इस विशाल अनुभव के लिए, और साथ ही देश की सेवा में आपने जो अपने अनुभव को बांटा, और आज लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों के साथ जो आपने अपने विचारों को साझा किया। हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की हर माता स्वस्थ होगी, हर बच्चा स्वस्थ होगा, क्योंकि हर स्वस्थ परिवार जो है वो है इस देश की जान, और इसी स्वस्थ परिवार से बनेगा मजबूत हिंदुस्तान। तो लाइव हिंदुस्तान के तरफ से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। माई जी को आशीर्वाद हम लोग मानते हैं, उनको आशीर्वाद है तो हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। लाइव हिंदुस्तान में एक बार फिर अपने सभी दर्शकों का स्वागत। जिंदगी से जुड़ी एक अहम बीमारी जो अक्सर हमें अपने घरों के माताओं और बहनों से जूझनी पड़ती है, और ये स्तन कैंसर के रूप में जो एक भयावहता हमारे समाज और परिवार में है, जिसे सुनकर हम डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं। आज इसी रोग और बीमारी के ऊपर विस्तृत से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा चौधरी, जो MBBS MS हैं, फेलोशिप इन ब्रेस्ट कैंसर हैं, ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी में इन्हें स्पेशलिटी है, और ये कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं कोलकाता नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा में। डॉक्टर नेहा चौधरी, बहुत बहुत स्वागत लाइव हिंदुस्तान के वार्ता वेबिनार। नमस्कार उदय जी, नमस्कार हमारे सभी दर्शक को। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी में आपकी विशेषता है, एक विशेषज्ञ के रूप में पूरा देश आपको जानता है, पर मैं विशेषकर व्यक्तिगत मेरा ये सवाल है कि ये ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी होता क्या है? ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी अपने आप में एक स्पेशलिटी है। पहले जो जनरल सर्जन्स थे वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ डील करते थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बढ़ता गया, उसके डिटेल्स, उसके टेक्निकल डिटेलिंग बढ़ती गई, स्पेशलाइजेशन की जरूरत हुई, और अब मोस्ट जगहों पे ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में एक स्पेशलिटी है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर के स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ, मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी ऑफर करती हूँ। मैं बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर मतलब कि नॉन कैंसरस ब्रेस्ट के रोगों का भी इलाज करती हूँ, बट मेरी स्पेशलिटी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की है। ब्रेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजी अगर आप कहेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर ऑन्कोलॉजी में 3 भाग होंगे। एक जो सर्जन का काम होता है जो मैं करती हूँ, इसके अलावा जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट है, माने कि जो कीमोथेरेपी या जो दवाइयाँ होती है वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का पार्ट, रेडिएशन मतलब जो रेज होते हैं वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अपने आप में एक मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, मतलब अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स एक साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, एक सिंगल डॉक्टर के करने की काम है। डॉक्टर साहिबा, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने घरों में, अपने परिवेश में, समाज में, हर एक जान पहचान में कोई ना कोई घर एक ऐसा जरूर हमें मिल जाता है जहां पता चलता है कि माता एवं बहनों को ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या और इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कैंसर क्या होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को इसके बारे में गलतफहमियां होती है। लोग सोचते हैं कि ये किसी तरह का इन्फेक्शन है या किसी से उनको किसी और से हो गया है, बट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में पैदा हो रही है। अब हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे कोशों से बना हुआ है जिसको हम सेल्स बोलते हैं, और ये सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 होते हैं।
इसीलिए हम हमारे बॉडी में कोई भी रिपेयर की जरूरत है, हमें कहीं भी चोट लगती है तो सेल्स डिवाइड करके उसको कवर कर देते हैं, नए सेल्स फॉर्म करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म चलता रहता है। जब कि एक छोटे से पेट में बच्चा फॉर्म होता है तो वो एक सिंगल सेल से डिवीजन करके पूरा शरीर बनता है। तो सेल डिवीजन एक कंट्रोल्ड तरीके में हमेशा होता है शरीर में, वो अनकंट्रोल्ड नहीं होता है। लेकिन यही सेल डिवीजन जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो उसको हम कैंसर बोलते हैं। और ये जब ब्रेस्ट में होता है तो इसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के क्या कुछ अलग अलग स्टेजेस होते हैं? ये क्या अलग अलग चरणों में प्रलक्षित होता है, दिखता है, और इसके क्या क्या चरण या स्टेजेस होते हैं जिससे कि हम समझ सकें? तो ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट के किसी भी भाग में अनकंट्रोल्ड डिवीजन, मतलब अनियंत्रित सेल का विभाजन हो रहा है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो इसके 4 चरण होते हैं। सब फर्स्ट स्टेज जो बोलते हैं हम, उसमें बहुत ही छोटी सी गांठ फॉर्म होती है, 2 सेंटीमीटर से छोटी, और वो हमारे ब्रेस्ट से बगल में, मतलब कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स तक नहीं पहुंची होती है। स्टेज 2 हम तब बोलते हैं जब 2 से लेके 5 सेंटीमीटर की साइज की गांठ होती है, बगल के कुछ गांठों में पहुंची होती है पर बहुत ज्यादा नहीं फैली होती है। स्टेज 3 हम तब बोलते हैं जब 5 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ होती है, या बगल में लिम्फ ग्लैंड्स में बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है, या फिर जो स्तन है उसके ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर, या स्तन के नीचे जो मसल है, जो मांसपेशियां हैं, वहां तक पहुंच चुकी होती है। जो स्टेज 4 है, जो चौथा चरण है, जो लास्ट स्टेज बोलते हैं, वो तब उसको मानते हैं जब वो ब्रेस्ट और एक्सिला से बाहर, मतलब कि डिस्टेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रेन हो गया, बोन्स, हड्डियां हो गई, लिवर हो गया, या लंग्स हो गए, वहां तक चली जाती है, तब हम इसको स्टेज 4 बोलते हैं। क्या वजह है, क्या कारण है ब्रेस्ट कैंसर को? वजह इसका मल्टीफैक्टोरियल है। ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स है उसमें कुछ म्यूटेशन होना चाहिए। वो म्यूटेशन किस कारण से हो सकता है? या तो कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज हैं या जेनेटिक कॉजेज है। जेनेटिक कॉजेज मतलब आप, वो जो वजह है वो बचपन से आप लेकर आप पैदा हुए हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली में किसी, बहुत सारे लोगों को कैंसर है, मदर को, बुआ को, मौसी को, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, तो आप उसको आप मान सकते हैं कि कुछ जेनेटिक कॉज है, मतलब पहले से कुछ प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कुछ म्यूटेशंस रहा है। इसके अलावा एनवायरमेंटल कॉजेज हो गए, जैसे कि आप समझ लो बहुत सारे कॉजेज है, कुछ एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है, लेकिन वजन ज्यादा होना, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ हेल्दी ईटिंग, या फिर कुछ स्पेसिफिक नोन कॉजेज है, जैसे अगर किसी को पहले रेडिएशन मिला है किसी कारण से, या किसी के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हुआ है, जो मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्मोन थेरेपीज देते हैं, ये सारे कॉजेज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के लिए या उसका रिस्क होने के लिए। तो क्या इस बीमारी के लिए कोई स्पेसिफिक उम्र भी होती है महिलाओं की या लड़कियों की, कि किसी खास उम्र से ही इसकी शुरुआत हो सकती है? देखिए, ये बीमारी ज्यादातर ज्यादा उम्र के महिलाओं में होता है। हम जो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप बोलते हैं, मतलब जिनके 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 मेंसेस बंद हो गए हैं, उनमें ज्यादा होती है। पर ये एक जरूरी रूल नहीं है। हमने 21 साल की लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है। रेयर है, कम होता है, लेकिन हो सकता है, इसीलिए सतर्क सबको रहना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी माताएं और बहनें अगर इस भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं तो इसका इलाज भी संभव है और उनकी खूबसूरती भी जिंदगी भर के लिए बरकरार रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा चौधरी, आपके इस सुझावों के लिए, इस जानकारी के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि लाइव हिंदुस्तान की महिला दर्शक जो इस विषय के लिए बहुत ही चिंतित थी, आज आपके विचारों को सुनकर वो बहुत लाभान्वित होंगी। उन सभी दर्शकों के तरफ से और लाइव हिंदुस्तान के तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। लाइव हिंदुस्तान वेबिनार में आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से डॉक्टर विवेक अग्रवाल, एमबीबीएस, एमडी और डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं और टीएमसी मुंबई से इन्होंने ये पढ़ाई पूरी की। बहरहाल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं कोलकाता नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा में।
डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत लाइव हिंदुस्तान वेबिनार में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया हमें। ये हमारा सौभाग्य है कि समाज के इस बहुत ही जेनेटिक रोग, और ऐसे कहें कि जिसका नाम सुनते ही लोगों में एक दहशत सी आ जाती है, मगर आज आप जैसे डॉक्टर्स के पैनल लाइव हिंदुस्तान वेबिनार से जुड़कर लोगों की परेशानियों को कम करते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में आपकी स्पेशलिटी है, हम जानना चाहेंगे कि ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट क्या ये दोनों अलग अलग हैं, या ये क्या है और क्या करते हैं इनसे जुड़े? अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग की, तो बोथ ऑन्कोलॉजिस्ट एज वेल एज हेमाटोलॉजिस्ट दोनों ही मेडिसिन के स्टूडेंट्स रहे हैं और मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। पहले पुराने ज़माने की बात करें तो पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते थे, और जो ब्लड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, चाहे वो कैंसरस हो या चाहे नॉन कैंसरस बिनाइन ब्लड डिसऑर्डर्स हो, तो उसको हेमाटोलॉजिस्ट डील करते थे। और जो भी सॉलिड कैंसर से पेशेंट्स रहते थे, जो ब्लड छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स के कैंसर्स हो, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते थे, जो कि ज्यादातर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे। बट पिछले 30 से 40 सालों से मेडिकल ऑन्कोलॉजी की साइंस ज्यादा डेवलप हुई है, उसमें ट्रेनिंग ज्यादा डेवलप हुई है, और अब ज्यादातर हम देखते हैं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो सभी कैंसर के सिस्टमिक थेरेपी को डील करते हैं। जब कैंसर का ट्रीटमेंट किसी दवाई के रूप में हम करें, चाहे वो कोई कीमोथेरेपी हो, चाहे हार्मोनल थेरेपी हो, चाहे टारगेटेड थेरेपी हो, चाहे इम्यूनोथेरेपी हो, तो ज्यादातर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आज की तारीख में पूरे विश्व में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ हेमाटोलॉजिस्ट जो हैं वो भी रक्त के डिसऑर्डर्स का, ब्लड के डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनकी भी ट्रेनिंग क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में होती है, और वो बिनाइन डिसऑर्डर्स भी ट्रीट करते हैं और मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स भी ट्रीट करते हैं। तो हेमाटोलॉजिस्ट ज्यादातर ब्लड के ही कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके अलावा जो कैंसर्स जो ब्लड के रिलेटेड नॉन कैंसरस प्रॉब्लम्स हो, उनसे भी डील करते हैं। और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करें तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कैंसर से रिलेटेड दवाई हो, सारे एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिसमें ब्लड के डिसऑर्डर्स भी आते हैं, साथ साथ ब्लड को छोड़ के दूसरे सॉलिड ऑर्गन्स के डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जैसे हेड एंड नेक कैंसर, जैसे लंग कैंसर, जैसे जीआई कैंसर्स, जैसे यूरोलॉजिकल कैंसर्स, जैसे गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, जैसे सार्कोमास और अन्य इत्यादि तरह के सारे कैंसर्स जो होते हैं, सिस्टमिक थेरेपी से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते हैं। एक बड़ा ही कॉमन एक बीमारी जिसके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं, ल्यूकेमिया। तो ये ल्यूकेमिया क्या होता है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको समझाया कि पॉलीसाइथेमिया में सारे सेल्स बढ़ने लगते हैं, ल्यूकेमिया तो ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट, तो ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स की बीमारी है, जिसमें सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लगते हैं। उसमें रेड ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के पोर्शंस है, जैसे हमारे ब्लड में 3 मेन प्रकार के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो उसमें रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इसमें नहीं बढ़ते। इसमें जो कैंसर होता है वो उसके कारण व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड में बढ़ने लगते हैं, तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब ल्यूकेमिया भी सिर्फ एक तरह का नहीं है, इसको भी एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया में डिवाइड किया गया है। और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया में डिवाइड किया गया। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक माइलॉइड टाइप के सेल्स और एक लिम्फॉइड टाइप के सेल्स।
जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो चीफली हमारे ब्लड में मिलते हैं, वो 5 तरह के हम बोलते हैं, जो आप एक कॉमन सीबीसी रिपोर्ट में देखते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट में WBC होता है, उसके नीचे लिखे रहते हैं कि न्यूट्रोफिल का कितना परसेंटेज होता है, लिम्फोसाइट का परसेंटेज क्या होता है, फिर इयोसिनोफिल, बेसोफिल का क्या परसेंटेज होता है, और मोनोसाइट्स का क्या परसेंटेज होता है। तो इसमें लिम्फोसाइट जो होता है वो एक लिम्फॉइड सीरीज का सेल होता है, और उसको छोड़ के जो बाकी सेल टाइप्स होते हैं वो माइलॉइड सीरीज के सेल्स होते हैं। तो जब माइलॉइड सीरीज के सेल्स बढ़ने लग जाए तो उसे माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलते हैं, और जब लिम्फॉइड सीरीज के सेल्स बढ़ते हैं उनसे लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। और यही बीमारी अगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और उसमें ब्लास्ट्स, जो एक सबसे घातक तरह के कैंसर के सेल्स होते हैं, ब्लड कैंसर के सेल्स जिसको ब्लास्ट्स बोलते हैं, वो जो ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं, जो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और वो ज्यादा दूसरे ऑर्गन्स को और दूसरे सेल्स को अफेक्ट करते हैं, वो ब्लास्ट्स अगर बढ़ जाएं तो वो एक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ब्लड में अगर या बोन मैरो में 20% से ज्यादा ब्लास्ट्स अगर हो जाए तो उसे एक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं, और ब्लास्ट अगर 20% से कम रहे तो वो एक्यूट ल्यूकेमिया नहीं रहता है, वो क्रॉनिक भी हो सकता है, या क्रॉनिक ल्यूकेमिया के साथ किसी और बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो हमें बता रहे थे कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में लाइव हिंदुस्तान हमेशा आपके साथ है। लाइव हिंदुस्तान के वार्ता वेबिनार में, जहां गंभीर बीमारियों से जूझने के लिए, उससे संभलने और बचने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पैनल से आज आपने बातें सुनी और इसका फायदा उठाया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन को रोग मुक्त बनाएंगे और एक स्वस्थ भारत का, एक स्वस्थ हिंदुस्तान के निर्माण में आप भागीदार बनेंगे। एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों का लाइव हिंदुस्तान के तरफ से उदय चंद्रवंशी का बहुत बहुत धन्यवाद।